हेलो एवरीवन, आई एम विनीत लूम्बा, टॉप एजुकेटर हेयर एट अन अकेडमी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेई एडवांस के PYQs ऑन बायनोमियल थ्योरम 2022 से लेके 2012 तक के पिछले 11 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम पे पूछे गए हैं जेई एडवांस में, वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सेशन में हम क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे ही, बट हम इन डेप्थ उनका एनालिसिस करेंगे कि उनकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, है ना। कैसे हमें क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा जैसे एक 12th क्लास का बच्चा या जेई का एस्पिरेंट जो है वो सॉल्व करता है। तो हम आप मेरी अप्रोच को पकड़ने की कोशिश करिएगा, उस लाइन ऑफ थॉट को देखिएगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस को सोच रहा हूँ। तो वैसे ही अगर आप करेंगे तो आप भी फ्यूचर में ऐसे जेई एडवांस के क्वेश्चंस को खुद बना पाएंगे। ठीक है। इसके पहले भी हमने कई सारे सेशंस लिए हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक इसी चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में आपको पुराने सेशंस मिल जाएंगे, उसको आप सेव कर लीजिए। और भी नए सेशंस जो है वो सब उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलते दिखाई देंगे। ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम एज सच जो है ना, एक मतलब आप कह सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है बायनोमियल थ्योरम में से। बट बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन इजी रहते हैं ना, ऑन द इजियर साइड। मतलब स्कोरिंग है, अगर क्वेश्चन आता है तो देन इट विल बी ए स्कोरिंग क्वेश्चन। मतलब एक ईजियर जेई एडवांस क्वेश्चन जो है वो बायनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बहुत जल्दी इस चैप्टर को प्रिपेयर भी किया जा सकता है। और जब आप जेई एडवांस के लिए पढ़ते हैं तो मेंस का भी आपका कवर हो जाता है। तो मेंस में डेफिनेटली बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, और वो भी ईजियर साइड पे होता है। और दूसरी बात पता है क्या है, बायनोमियल थ्योरम एक स्टैंड अलोन चैप्टर है, तो आप इसको अलग से कवर कर सकते हैं, दूसरे किसी चैप्टर के साथ इसका लेना देना नहीं है ना। मतलब कोई आपका बैकलॉग चल रहा है या वैसा है तो ये चैप्टर आपकी लिस्ट में डाल सकता है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल सकता है, वैसे ही बायनोमियल थ्योरम भी आप स्टैंड अलोन चैप्टर की तरह ट्रीट करा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। ये जेई एडवांस 2020 में आया था, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेंथियर साइड में। आपको क्वेश्चन को बस धीरे धीरे एनालाइज करना है, मेरे साथ करेगा। हमें समझने में 10 मिनट हो सकता लग जाएं, लेकिन आपको करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये बोला है SCR क्या होता है। अब ये चीज़ हमें पहले से पता है, ये बेसिकली वो बता रहा है NCR क्या चीज़ है ना, ये वो डिफाइन कर रहा है कि ये ब्रैकेट में लिखा हो ना N और R, तो उसको हम NCR बोलते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता, अपनी नॉलेज है बायनोमियल थ्योरम की। अब ये एक एक्सप्रेशन है जो GMN का है। GMN में FMNP आ रहा है, और ये एक फैक्टोरियल नीचे आ रहा है, NCR का एक टर्म आ रहा है, और FMNP जो है वो अलग से डिफाइंड है। मतलब पहले हमें FMNP निकालना पड़ेगा, वो वैल्यू इसमें जाएगी GMN वाले एक्सप्रेशन में, और फिर GMN की वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम GMN को एनालाइज करेंगे, जैसे भी 4 ऑप्शन में दिया हुआ है ना। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, तो यहाँ लिख देते हैं मोर देन वन करेक्ट, ये हो सकता है मोर देन वन करेक्ट। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले FMNP निकाल के देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिग्मा आई 0 से P, मैं आपको थोड़ा सा हेड स्टार्ट दे देता हूँ, आप अभी शुरू करके देख लीजिए एक बार, अगर आप खुद कर पाएँ तो, है ना। मैं भी एक आध मिनट रुक के शुरू करूँगा इसको, आप एक बार ट्राई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय मत लगाइएगा कि पहले बहुत ज़्यादा समय आपने पॉज ही कर लिया वीडियो, डोंट डू दैट। ऐसे एक आध मिनट रुक जाइए और ट्राई करिए। एक आध मिनट में अगर आप इसको शुरू कर पाए, देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ तब तक। ये जो FMNP है ना, इसी को आपको सॉल्व करना, और यहाँ पे आई वेरिएबल है, तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे आई आएगा वो डिपेंडेंट होगा इस सिग्मा के ऊपर। और अगर आप कुछ ऐसा बना लेते हैं जिसमें आई ना आए, तो वो सिग्मा की इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं इसको सबसे पहले I0 to P है, पहले वाले को MCI लिख लेते हैं, और इसको N+ICP लिख लेते हैं, और इसको N+PCP-I लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक बार ओपन करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो सिग्मा I0 से P, MCI वैसे ही रहने देते हैं, ये बन जाएगा N+I का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा P का फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा N+I - P का फैक्टोरियल। तो ये बन गया।
इधर क्या बन गया, इधर बन गया n प्लस पी का फैक्टोरियल, और साथ में आ गया आपके पास p माइनस आई फैक्टोरियल, और साथ में आ गया आपके पास n प्लस पी माइनस आई, तो n प्लस आई का फैक्टोरियल। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म कट गई, तो अच्छा हो गई। अब हमारे पास क्या बच गया, आइए देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो सिग्मा आई 0 से लेके p तक जा रहा है, एम सी आई को भी नहीं छेड़ते हैं, और इधर आपके पास बचा है n प्लस पी फैक्टोरियल, ये बन गया। एक आपके पास बच रहा है p फैक्टोरियल, यहाँ पे बच रहा है आपके पास, और एक आपके पास बच रहा है n प्लस आई माइनस पी, है ना, और एक बच रहा है आपके पास p माइनस आई फैक्टोरियल। तो n प्लस आई माइनस पी और एक बच रहा है p माइनस आई फैक्टोरियल, है ना। तो ये टर्म्स हमारे पास बच गई। अब हमें सोचना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो, अगर ये n प्लस पी यहाँ पे p है, और अगर मैं यहाँ पे n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो ज़रा एक बार, तो ये क्या बन गया, क्या इसको बोल सकते हैं कि n प्लस पी सी p बन जाएगा, या n प्लस पी सी n इसको बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे। तो ये टर्म बन गई, और इस तरफ क्या बन गया, ये तो चलो वैसा ही रहा, सिग्मा आई 0 से p, ये एम सी आई। तो इसको क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इसको एन सी, ये आपको यहाँ पे दिमाग लगेगा पूरा, एन सी पी माइनस आई बोलूँ, तो ये वाली टर्म मैच हो रही है, देखिए एन माइनस पी प्लस आई, तो ये मैच हो रही है, ये बिल्कुल बन रहा है आपका एन सी पी माइनस आई। तो अब ये टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आई आ गई ना, इसमें आई नहीं आ रहा, तो ये आई सिग्मा के बाहर आ जाएगा, उसमें अब इसका कोई रोल नहीं है, तो ये यहाँ से बाहर आ गया। और यहाँ पे आप देखिए, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट बन गया है। अब उसमें तो आपको मेरा शॉर्टकट याद ही है, मैंने कई बार करवाया है आपको शॉर्टकट। तो यहाँ पे क्या है, नीचे वालों का सम कर देंगे, नीचे वालों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस पी सी पी, इन दोनों का सम किया तो ये अपने पास बन जाएगा m प्लस एन सी पी। तो ये हमारे पास जी एफ एम एन पी आ गया जी, है ना। थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हमने एफ एम एन पी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो हम निकाल चुके हैं, और एफ एम एन पी का हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम इसको यूज़ करते हैं और जी एम एन लिखते हैं। तो जी एम एन यहाँ पे लिख लें, जी एम एन। तो जी एम एन क्या है, वो है, एक तो सिग्मा है पी का, सिग्मा पी 0 से m प्लस एन तक है, और एक चीज़ क्या है, एक है एफ एम एन पी है, एफ एम एन पी आ गया, और एक आपके पास आ गया है नीचे n प्लस पी सी पी। अब n प्लस पी सी पी तो ये रहा, यानी कि एफ एम एन पी, आपको आंखें खुली रखनी है अपनी, है ना, ताकि स्टेप्स आपको दिखते रहें। तो इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं m प्लस एन सी पी। तो ये यहाँ पे जी रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा के अंदर, p 0 से लेके m प्लस एन तक, और ये आ गया m प्लस एन सी पी। अब ये तो आपका बाई स्टैंडर्ड ही बन गया, इसका तो 2 की पावर m प्लस एन आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जी एम कॉमा एन बन गया 2 की पावर m प्लस एन। जी एम कॉमा एन कितना बन गया, 2 की पावर m प्लस एन। अब आप एक एक करके ऑप्शन जो है वो एनालाइज करिए। तो कहता है जी एम एन और जी एन एम सेम होंगे। हाँ भाई, बिल्कुल बात सही कर रहा है, क्योंकि जी एन एम जो बनेगा वो भी यही बन जाएगा। देखो जी एन एम क्या बनेगा, 2 की पावर n प्लस एम, और m प्लस एन और n प्लस एन तो सेम ही है। तो ए आंसर जो है वो डेफिनेटली आपका रहेगा, यानी कि एक आंसर तो आपका रहेगा जी ए। उसके बाद अगर आप देखें, कह रहा है जी ऑफ एम एन प्लस वन, जी एम एन प्लस वन, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर m प्लस एन प्लस वन। और दूसरा कह रहा है जी ऑफ m प्लस वन कॉमा एन, तो जी ऑफ m प्लस वन कॉमा एन, ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर m प्लस वन प्लस एन। तो ये भी भाई दोनों बराबर हैं, तो ये बात भी सही कह रहा है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n। फिर कह रहा है जी 2m एंड 2n, वो इसके बराबर हो जाएगा, ये हम देख लेते हैं। जी 2m एंड 2n, ये बन जाएगा 2 की पावर 2m प्लस 2n। तो कहता है ये
टू टाइम्स जी एम एन हो जाएगा। अब ये तो नहीं हो रहा ना, टू टाइम्स जी एम एन तो नहीं कह सकते, ये तो हम 4 टाइम्स कह सकते हैं अगर कहना तो 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर m प्लस 1, तो ये तो 4 टाइम्स जी एम एन बन गया। हमें बोल रहा है 2 टाइम्स, तो ये बात जो है वो गलत कह रहा है, तो सी नहीं हो सकता है आपका आंसर। फिर कहता है G2mn, G2m एंड G2n, जी एम एन का स्क्वायर, जी एम एन का स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, हाँ वो बोल सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे लिख लीजिए जैसे 2 की पावर m प्लस एन और उसका स्क्वायर लिख दीजिए, तो वो बोल सकते हैं कि जी एम एन का स्क्वायर जरूर बन गए, तो डी ऑप्शन है वो आप बोल सकते। तो ए बी एंड डी जो हैं ये आपके करेक्ट आंसर्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं और फिर आपसे छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस भी वो सॉल्व करवा रहा है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम, डेफिनेटली टाइम लगेगा, एकदम से 1 मिनट में कह लीजिए या आप कह लीजिए कि हम 2 मिनट में कर लेंगे। 2 मिनट में भी थोड़ा टफ रहेगा ज़्यादातर बच्चों के लिए। हाँ, 3 मिनट के समय में आप इसको कर पाएंगे पेपर में, अगर आपको अप्रोच पहले से पता है कि कैसे करनी है। और अगर पहले से नहीं पता और आपको सोचना पड़ रहा है तो फिर डिपेंड करता है कि आप अब कितनी देर सोचेंगे, है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये क्वेश्चन आपको कितनी देर में आप ख़त्म कर पाएंगे। बट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कहूँगा जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम which test your ability to मैनुपुलेट, आप कैसे मैनुपुलेट करते हैं, आप डबल जो है हमारी प्रोडक्ट की सीरीज़ का फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं आता है, और फिर आप आंसर को कैसे ऑप्शंस के साथ देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो वो सारी चीज़ें ये क्वेश्चन जो है वो चेक करता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये हमारा था, जे एडवांस 2020 में आया था। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन विच केम इन 2019। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए और उसके बाद मैं आपके साथ इसका डिटेल्ड डिस्कशन करूँगा। आप भी ट्राई कर लीजिए अगर आप करना चाहें तो। सिग्मा के दिया है आपको 0 से n, ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आई थिंक सिग्मा के 0 से n आपको आता है। एन सी के स्क्वायर, अब ये भी आपको आना तो चाहिए वैसे, है ना। फिर ये एन सी के और एन सी के 3 की पावर के, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यूज़ होने वाली सारी टर्म्स जो हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स एंड ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारे पास है। हम चाहें तो उनका डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो हम फार्मूला बना के कर सकते हैं, हम दोनों तरह से आपको दिखा देंगे। एक एक करके हमें चीज़ों को एनालाइज करना है। सबसे पहले ये सिग्मा हमें इवेलुएट करना है जो कि सबसे आसान भी है, 0 से n, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, n इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगा। कोई इसमें परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर ये नीचे वाला भी काफ़ी आसान है, आपको याद होगा हम r इंटू एन सी आर का रिजल्ट करते थे ना, तो ये k इंटू एन सी के लिखा हुआ। चाहो तो आप डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ कर लो, चाहो तो आप फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है, n नीचे आता था, फिर आप n-1 सी k-1 कहते थे, यहाँ सिग्मा लगाते थे, सिग्मा k 1 से n हो जाएगा। आप तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1, ये हमारे पास रिजल्ट आता था। सिमिलरली आपको याद होगा आर स्क्वायर सी आर का भी हमने रिजल्ट याद किया था वैसे तो, बट अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, उसको भी हम बिल्कुल बेसिक से ही डराइव करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला से। तो के स्क्वायर एन सी के, तो कहते थे कि एक के एडजस्ट हो जाएगा पहले, है ना, तो के स्क्वायर एन सी के, तो एक के एडजस्ट हो गया तो आपके पास आ गया एन, और एक के बच गया और बचा n-1 सी k-1, और आपके पास सिग्मा भी आ गया के 1 से लेके n तक। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, -1 और +1 कर लिया, ठीक है, और आपके पास बन गया n बाहर, सिग्मा के 1 से n। एक बार आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो k-1 n-1 सी k-1, और एक बार आपने ऐसे ही लिख लिया इसको n-1 सी k-1। तो यहाँ पे सिग्मा है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, n, तो ये आ गया, और ये आपका फिर से वही फार्मूला बन गया जो हमने अभी अभी देखा है। तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा के 2 से लेके n तक, n-1 एक नीचे आ जाएगा यहाँ पे n-1। डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनको नहीं आता है एटलीस्ट दे नो हाउ टू डेराइव इट। और ये सिग्मा तो स्टैंडर्ड है, ये तो आपको डायरेक्टली 2 की पावर n-1 दे देगा। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया n
ये आ गया n-1 और ये बन गया 2 की पावर n-2 और ये बन गया 2 की पावर n-1। इस तरह से आपके पास आ गया, साथ में n भी आएगा। चाहे तो आप n कॉमन निकाल लीजिए, 2 की पावर n-2 भी कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास बचेगा n-1 यहाँ पे और ये आपके पास एक 2 बच जाएगा। तो आपका रिजल्ट बन जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n-2। यही तो रिजल्ट होता था सिग्मा r स्क्वायर सी आर का, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, कहते जो चौथी टर्म है, आइए इसको भी लिख के देखें, के 0 से n तक एन सी के 3 की पावर के। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा, एन सी 0 3 की पावर 0, एन सी 1 3 की पावर 1, एन सी 2 3 की पावर 2 अप टू एन सी एन 3 की पावर n। अब ये देखा जाए तो यार ये तो 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपेंशन हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 की पावर n आ जाएगी। तो अब कहता है ये डिटर्मिनेंट जो है ना 0 है फॉर सम n। तो सबसे पहले तो हमें वो n ढूंढना है जब ये डिटर्मिनेंट 0 हो रहा हो। तो आइए इनका डिटर्मिनेंट बना देते हैं। तो n इंटू एन प्लस 1/2 ये पहली टर्म आई थी। नीचे वाली जो टर्म आई थी वो n इंटू 2 की पावर n-1 आई थी। ये टर्म जो आई है वो आई है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 की पावर n-2 आई है और ये टर्म आपकी 4 की पावर n आई है। ये डिटर्मिनेंट है 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर n इंटू एन प्लस 1/2 और यहाँ पे माइनस n इंटू 2 की पावर n-1 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 की पावर n-2। तो ये हमारे पास आ गया। अब ऑब्वियस ही बात है कि n 0 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए एक n को तो हम उड़ा ही सकते हैं कम से कम, और n जो है वो -1 भी नहीं हो सकता। तो ये वाला भी आपका पोर्शन जो है वो गायब हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्लब करना चाहें तो क्लब कर सकते हैं और सिंप्लीफाई भी करना है हम यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास 4 की पावर n है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिलहाल एलसीएम ले लेते हैं, माइनस ये एलसीएम इधर गया तो ये बना 2 की पावर n इंटू एक n बचेगा इंटू 2 की पावर n-2 है ना। चाहे तो इसको भी 2 की पावर n की फॉर्म में हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो, जैसे कि इसको लिख लिया 4 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू n इंटू 2 की पावर n बाय लेट से 4 और एलसीएम ले लीजिए फिर से यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 की पावर n माइनस n इंटू 4 की पावर n इज इक्वल टू 0 है ना। अब 4 की पावर n बाहर आ गया, 4 माइनस n आ गया। अब भाई 4 की पावर n तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब n जो है वो आपका कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। कैसे भी निकालना है, n 4 तक आपको पहुंचना है, दैट्स द पर्पस। तो आपके पास आ गया है n इक्वल टू 4। अब n 4 आ गया है तो आपको एन सी के ओवर के प्लस 1 सिग्मा के 0 टू n कैलकुलेट करना है ना। तो सिग्मा के 0 टू 4 और ये है 4ck और k प्लस 1। अब ये तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट फिर से है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इन दिस फैशन, जैसे कि आप करते थे। इन दोनों को एक एक बढ़ा देना है, ठीक है। 5ck प्लस 1 हो गया और यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव वाला होता था ना, कॉन्जिक्यूटिव वाले में हम क्या करते थे कि इन दोनों को, जैसे ये फॉर्मूला होता था NCR ओवर R प्लस 1 का, तो हम बोलते थे कि ये बन जाएगा n+1 CR प्लस 1 और नीचे ये वाली टर्म आ जाती थी n+1 वाली, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे 5 आ जाएगा और ये सिग्मा है k 0 टू 4 है, ठीक है। तो 1/5 आपका बाहर रह गया और यहाँ पे आपने 0 डाला तो क्या बनेगा, देखिए 5c1 बनेगा, फिर 5c2 बनेगा, अप टू 5c5 बन जाएगा। लेकिन एक टर्म आपकी मिसिंग होगी, तो 1/5 2 की पावर 5 माइनस 1। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 माइनस 1 कितना होगा, 31 हो गया। तो 31/5 आपके पास आया। सिंस आपको इंटीजर टाइप में देना है तो 5 6 30, 5 2 10, तो 6.20 जो था वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से सरली कर लीजिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक हमने यूज़ किया R इंटू NCR का, दैट गिव्स यू n इंटू n-1 CR-1। एक ये फार्मूला यूज़ हुआ और यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ जो डिवीजन में हम यूज़ करते हैं। तो नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वी आर यूजिंग, वी आर सॉल्विंग इट बाय स्टैंडर्ड अप्रोच, ठीक है।
देख लो एक बार, फिर ही अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा। देखो सबसे पहले सिग्मा के निकाला, सिग्मा आर इंटू एन सी आर, ये स्टैंडर्ड सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। आप देखिए, अगर आपको ये पहले से याद थे तो आप क्वेश्चन को और स्पीड अप कर सकते हैं और जल्दी कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और लास्ट वाला तो आपको बायनोमियल एक्सपेंशन ही है, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। एक बार देख लें, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दें। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा अगला सवाल जो कि 2018 जे एडवांस में आया था, ठीक है। एक्स है 10c1 का स्क्वायर, 2 इंटू 10c2 का स्क्वायर, 3 इंटू 10c3 का स्क्वायर, अप टू 10 इंटू 10c10 का स्क्वायर। ये इस तरह से है, वे 10c r रिप्रेजेंट्स r1 से लेकर 10 तक है। डिनोट द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, देन द वैल्यू ऑफ x बाय 1430। बेसिकली हमें पहले x निकालना है, उसके बाद उसको 1430 से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ। बट बात यह है कि जो सीरीज़ है इसका सम कैसे निकाला जाए। बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर आ रहा है, अकेला स्क्वायर आ रहा होता तो प्रोडक्ट वाली सीरीज़ लगा लेते हैं ना, लेकिन साथ में 1 2 3 4 ऐसे करके भी आ रहा है, तो अब अकेला स्क्वायर तो नहीं आ रहा, मतलब उसका एक स्टेप हायर है जो आप यूजुअली करते हैं, ठीक है। अगर आपने आरबीसीज वगैरह किए तो वहाँ आपको डेफिनेटली ये सवाल दिखेगा। आइए हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो x आपके पास है, इसको मैं जनरल टर्म लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा अगर आप भी ये जनरल टर्म बना पाएँ तो बेस्ट है। ये ऐसे सिग्मा r 1 से लेकर 10 तक और साथ में r, तो r इंटू 10c r का स्क्वायर अगर हम ऐसे लिखें और r को 1 से लेकर 10 तक ले जाएं तो ये जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो r इंटू 10c r इंटू 10c r, सिग्मा r 1 से लेके 10 तक। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने अभी अभी यूज़ किया है, 10 इंटू 9c r-1। और इस 10c r को ना ऐसे लिख लीजिए 10c10-r। वो क्यों लिखा, क्योंकि हमने वो नीचे वाले मैच कराने ना, r के इंडिपेंडेंट लेके जाते थे हम, याद होगा आपको। तो ये 10 आ गया और ये डायरेक्टली अब हम लिख सकते हैं 19c9। तो 10 इंटू 19c9 हमारे पास जो है वो बन चुका है। अब बस आपको ये देखना है कि 1430 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी वैल्यू आपको देता है, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई है, तो x बाय 1430, दैट इज़ अ टास्क विच इन्वॉल्व्स कैलकुलेशंस हेयर। तो 19c9 ये आपके पास आया डिवाइडेड बाय 1430, तो ये और ये दोनों तो कट गए, तो आपके पास बचा 19c9 अपॉन 143, है ना। अब 143 कैसे बनता है, 11 के टेबल पे जाएगा क्या, हाँ 11 पे जाता, तो 11 इंटू 13 होता है 143, है ना। और 19c9 भी आपके पास है। अब ये तो आपको मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ना है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तो 13 एक है और 11 एक है, 19c9 है, तो 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, ये 5 हुए अभी, 14 13 12 11, देखिए 9 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 4 4 8 और 1 9, और नीचे 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6, इधर लिख लेते हैं 7 8 और 9, ठीक है, ये हो गए। अब 9 और 2 18, उसके बाद 7 और 2 14, 13 और 13 कट गए, 11 और 11 कट गए, 2 से 2 कट गया, उसके बाद 5 3 से 15 कट गया, फिर 4 4 16 कट गया, और 8 जो है वो इस 8 के साथ कट गया। तो क्या नीचे वाले सारे कट गए, 6 रह गया, 6 और 2 ये कट गए, तो ये सब कट गए, तो आपके पास बचा है 19 इंटू 17 इंटू 2। चलिए इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, 17 2 34 होता है, तो 34 इंटू 19 वी हैव टू डू, 9 4 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, एंड 19 27 30, और ये आ गया 34, तो 6 4 6, तो 600
एंड 46, ये आपका आंसर जो था वो आपको यहाँ पे भर के आना था, तभी आपको इस सवाल के पूरे नंबर मिलते, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो 646। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है, लेकिन 90 से 19/143 से भी लोग जो कई बार घबरा जाते हैं, कहते हैं कि अब ये तो मुश्किल कैलकुलेशन है। उतनी भी मुश्किल नहीं है, आप सिस्टमेटिकली करके देखिए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इट विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, और बाकी का टाइम 1-1.5 मिनट लगा लीजिए आप क्वेश्चन को, 2 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसे सवाल पहले प्रैक्टिस के समय किए, सारी सारी चीज़ जो है ना वो इस बात पे आ जाती है कि आपने प्रैक्टिस कैसी की है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, इफ़ यू हैव डन द प्रैक्टिस एट गुड लेवल, तो आप क्या है ना, आप पेपर में एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी वीक है, आपने उस तरह के क्वेश्चंस किए ही नहीं है, और पेपर में आप जो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ना वो फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि प्रॉब्लम टाइप्स जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। ये मैंने अपने, जब मैं जेई के लिए पढ़ रहा था तब मैंने सीखा था ये, कि अगर आप टाइप वाइज पढ़ते हैं, प्रॉब्लम टाइप्स करते हैं ना, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपके टीचर आपको करवा रहे हो ना, आप अपने टीचर के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। आप देखिए कभी एग्ज़ाम के पहले आपका दोस्त आपको कोई चीज़ समझाए कि यार ऐसे ऐसे करना, और उसके बाद वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप बना सकते हैं। तो वैसे ही होता है, हम जो आरबीसीज करते हैं, रैंक बूस्टर प्रैक्टिस सेशंस होते हैं ना, आरबीसीज क्या होता है, एक तरह के प्रैक्टिस सेशन होते हैं, जैसे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वैसा ही होता है। तो प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है, आपको पता चलता है कि सोचने का ढंग क्या है। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब हर बच्चा नहीं होगा ना जो जिसको ये क्लिक हो जाएगा कि ऐसे करना है। अब कुछ बच्चे तो होंगे ना जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको पहले देखना है कि भाई स्टार्ट कैसे करना है। तो कई बार होता है हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाते, तो वो टीचर आपको अगर हेल्प करे तो आप बेहतरीन ढंग से उसको कर सकते हैं ना। तो जैसे मैथमेटिक्स में हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे आरबीसीज हैं, तो अगर आप प्लस पे आएंगे तो आप वो सेशन ज़रूर देखिए, है ना। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो 2016 में आया था, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। एम बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसमें ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना, ध्यान रखिएगा। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 3n+1 51c3 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, देन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट। एक बार आप ट्राई करिए। देखिए आपको क्वेश्चन की सेंस को जो है वो पकड़ना है कि शुरू कहाँ से करना है ना। सबसे पहली चीज़ है शुरुआत कहाँ से होगी। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जो है ना, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज गिवन। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको एक तरह से दे रखा है। अब आप अगर पहली टर्म से देखें तो वहाँ से कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या दिखता है, क्या बोल सकते हैं कि 2c2 है। कह रहे कैसे, देखो 1+x⁴n में अगर आपको कोई भी कॉफिशेंट चाहिए, एन सी आर एक्स की पावर आर जनरल टर्म होती है, तो आपको जो भी पावर का ऑप्शन चाहिए उतने C2 हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे 2 चाहिए तो NC2 हो जाएगा वैसा, तो 2C2, फिर इसमें आ जाएगा 3C2 है ना, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन, फिर अगले में आ जाएगा 4C2, और ऐसा करते करते आपके पास कितना आ गया, 49C2 आ गया। अब ये सब का सम आपको ये दे रखा है 3n+1 51C3 ऐसा करके दे रखा है। ठीक है, अच्छा लास्ट में एक और भी है, ये m वाली टर्म अलग से है ना, 50C2 m² हो जाएगा ना। ये टर्म मैं थोड़ी दोबारा से लिख देता हूँ, 50C2 m² हो जाएगा क्योंकि m अलग से है ना, ये ऐसे करके। ठीक है, अब आप इनका सम देखिए सबसे पहले कि ये क्या बनेंगे। अब मैं जैसे 2C2 है, इसको अगर मैं 3C3 लिख लूँ, 2C2 को मान लो 3C3 लिख लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और इन दोनों पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो NCR+1 वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको इसमें क्या बोलते हैं, तो ये वाली जो टर्म होती है वो बड़ी हो जाती है एक, और ये इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो हम रख लेते हैं। फिर 4C3 4C2 में जुड़ेगा तो आपके पास आ जाएगा 5C3, फिर 5C3 5C2 में जुड़ेगा तो आपके पास आ जाएगा 6C3। उसी तरह से यहाँ पे जब जुड़ेंगे ये तो आपके पास कितना मिलेगा, 49 के बाद आपके पास मिलेगा 50C3। तो आपके पास फाइनली टर्म क्या आ जाएगी, 50C3 एक आ जाएगा, 50C3। ये सोचने वाली बात है, देखिएगा ये पहला स्टेप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 50C3 प्लस ये आ गया 50C2 m², और ये आ गया 3n+1 51C3, ये ऐसा करके आ गया। ठीक है,
तो आप ध्यान से करिएगा, मतलब आपके पास क्या है ना, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, अभी एक m भी दिख रहा है, एक n भी दिख रहा है, तो एक ही इक्वेशन है आपके पास, तो यू विल हैव टू यूज़ समथिंग। आई विल शो यू कैसे इसको सॉल्व करना है, डोंट वरी अबाउट दीज पार्ट्स, बट पहले यहाँ तक एक बार पहुँच जाइए और तसल्ली कर लीजिए कि ये वाला पार्ट आपको डेफिनेटली समझ में आ गया। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, उधर 51C3 है ना, तो वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इधर से मैं एक 50C2 ले लेता हूँ, और इधर क्या कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं m² - 1 50C2 है ना, ये तो कर ही सकते हैं ना। इसमें क्या होगा, सेम ही होगा, 50C2 कट जाएगा वो, तो 3n + 1, इसको लिख लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्चुअल में मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। 51C3 और ये भी 51C3, आप गौर से देखिए, ये टर्म भी 51C3 बन गई, और ये उधर वाले 51C3 के साथ कटने वाली है। और ये टर्म्स, अब आप दो ही टर्म्स बची हैं आपके पास जिनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, देखिएगा। तो ये 51C3 के साथ कट गई ये टर्म, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज m² - 1 इंटू 50C2 एंड 3n इंटू 51C3 है ना। तो ये आपके पास जो है वो टर्म आ चुकी है। अब इसको हम इसके साथ मैच कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसको लोअर डाउन करना चाहता हूँ, लेट्स से आई वांट टू रिड्यूस दिस समहाउ, तो अगर यहाँ पे एक 50, यहाँ पे एक अगर 3 है, मैं अगर फॉर्मूला लगा देता हूँ, देखिए जो फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, r इंटू NCR, तो क्या आप बोल सकते हैं 51 इंटू 50C2 आ जाएगा, जो कि उधर वाले 50C2 के साथ कट जाएगा, दैट्स व्हाट वी वांट। तो ये 50C2 और ये 50C2 कट गए। अब आपके पास फाइनली एक्सप्रेशन आ गया m² - 1 = 51n, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपलर एक्सप्रेशन है। और अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोलता है m be the smallest positive integer such that this ऐसा for positive integer n। अब हमें m को मिनिमम रखना है और n की वैल्यू ढूंढनी है। अब m जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, अब ऐसा n का कौन सा वैल्यू डालें कि m मिनिमम रहे और परफेक्ट स्क्वायर इधर वाली टर्म बने, तभी तो m² उसके बराबर होगा ना। m इंटीजर है, n भी इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे आप देखिए, यहाँ पे आप 1 डालते हैं तो 51 + 1 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। अगर आप 2 डालते हैं तो ये बना 102 + 3, ये भी नहीं बना। आप 3 डालिए तो 153 154, ये भी नहीं बना। आप 4 डालिए, 4 डालेंगे तो 204 205, ये भी नहीं बना। 5 डालिए तो ये बनेगा 255 + 256, ये बन गया। एंड 5 के लिए आप देखिए, ये आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब दो वेरिएबल है, इक्वेशन तो एक ही है ना, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, हिट एंड ट्रायल के अलावा और कोई आपके पास है नहीं चारा करने का। तो ये आप डाल के देखिए, तो ये बन जाएगा 256, जो कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो m भी यहाँ से इंटीजर आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। सो n = 5 जो है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, द वैल्यू ऑफ n चाहिए था। तो हम आंसर में क्या लिख के आएंगे, 5 लिख के आएंगे। तो वैल्यू ऑफ n कॉरस्पॉन्डिंग टू द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिविटी m इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। n की कौन सी वैल्यू होगी, 5 वैल्यू m की जो है वो, n की 5 वैल्यू जो है वो रहेगी, ठीक है। चलें अगले सवाल पे। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x 1 + x² 1 + x³ अप टू 1 + x की पावर 100, प्रोडक्ट में इस बार क्या है, प्रोडक्ट में, और आपको x की पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए। सोच के देखिए, आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक ऑन दिस वन, सो दैट आप अगर ये खुद करें तो बेहतर है। एक बार सोच के देखिए, आई विल गिव यू अ मिनट ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, 1 मिनट के आसपास का टाइम आपको देते, ट्राई करिए। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x 1 + x² 1 + x³ अप टू 1 + x की पावर 100। मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो 1 + x है, 1 + x² है, 1 + x³ है, अप टू 1 + x की पावर 100 है। ट्राई करिए, आई होप आप इसको स्टार्ट कर पाए एटलीस्ट। आइए देखें, तो x की पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है। तो अब देखिए कि पावर सारी मल्टीप्लाई होंगी है ना, एक तरह से। जैसे 9 निकालने के लिए, जैसे आपने 3 ले लिया, एक आपने 2 ले लिया, 3 2 5 हो गया, और एक आपने x की पावर 4 ले लिया, और बाकी सबसे आपने 1 1 1 ले लिया।
है ना। तो बेसिकली एक्स की पावर 9 बन गया। अब देखो मेन क्या है कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 9 वही बनेगा कि कितनी बार आप पावर्स का जो सम है वो 9 बना पाते हैं ना, इन हाउ मैनी वेज। जैसे कि आप देखिए एक तरीका क्या होगा, एक तरीका होगा आप डायरेक्टली एक्स की पावर 9 ही पिक कर लीजिए, तो बन गया आपका सम ना। यू जस्ट टेक 9 एंड यू विल टेक 1 फ्रॉम ऑल द अदर ब्रैकेट्स, तो आपके पास एक्स की पावर 9 बन गया। तो एक टर्म ये बन गई। और 9 कैसे बन सकता है, जैसे एक 1 उठा लिया, एक 8 उठा लिया, है ना। 1 और 8 की हेल्प से क्या बना सकते हैं 9। देखिए एक 1 उठा लो, एक 8 उठा लो, और क्या हो सकता है, और ऐसा होता है 2 और 7 से ना, एक्स की पावर 2 ले लो, एक्स की पावर 7 ले लो, 3 और 6 कर लो, और 4 और 5 कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दीज आर अनदर हाउ मेनी वेज, 4 तरीके ये हो गए। फिर 3 3 उठा सकते हैं, जैसे आपने उठा लिया, एक 1 उठा लिया, एक 2 उठा लिया, और एक आपने 6 उठा लिया ना, 1 2 6 9 होता है। फिर आपने क्या करा, एक 1 उठाया, एक 3 उठाया, एक 5 उठा लिया, 1 3 5 9 होता है। अब 1 4 4 तो उठा नहीं सकते, तो एक 2 उठा लिया आपने, और एक आपने अगर 3 उठा लिया तो 5, और एक आपने 4 उठा लिया, तो 2 3 4 बना के वो आपका 9 बन गया ना। दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी। और बस मतलब आपको ऐसे ही सोचना है। फिलहाल ये 3 तरीके आ गए ना, 3 3 वालों के और नहीं उठा सकते। 3 4 5 उठाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 उठा के देखें, जैसे हमने मान लीजिए 1 2 3 4 उठाया, ये पहले 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, ये ज़्यादा हो गया ना, ये नहीं रख सकते। तो बस फिर आई थिंक इसके बाद तो और नहीं बनेंगे। तो कितने तरीके हो गए, ऐसे हमारे पास 8 वेज आ गए बस। तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 9 क्या बन जाएगा, वो भी 8 ही बन जाएगा ना। क्यों 8 क्यों बनेगा, तो देखो यार जितनी बार एक्स की पावर 9 बनेगा, हर बार कॉफिशेंट 1 ही तो बन रहा है। 1 इंटू एक्स की पावर 9, 1 इंटू एक्स की पावर 9, तो 8 बार बना एक्स की पावर 9, तो इसलिए एक्स की पावर 9 का कॉफिशेंट क्या बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। काफ़ी ईजी सा सवाल है, 2015 जे एडवांस में आया था। बस सोचने वाली बात है, अगर आप सोच पाएंगे तो आप कर भी पाएंगे, है ना। अगर आपने थोड़ा गलत सोच लिया, या मुश्किल हो गई, या फिर आप मल्टीप्लाई करने लग गए, या कुछ और जीपी कई बार लोग सोच लेते हैं, अपने अपने मन से दिमाग कैसे चलता है ना। तो इस तरह से अगर आप इधर उधर का सोचने लग जाएंगे तो फिर क्वेश्चन जो है वो आपके हाथ से डेफिनेटली निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2014 में, 2014 में। कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 11 हमें ढूंढना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7 एंड 1 प्लस एक्स 4 की पावर 12। इसमें कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 11 हमें ढूंढना है। अब ये क्वेश्चन जो है, इसमें डेफिनेटली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि 11 कब बनेगा, कौन बंदा क्या कंट्रीब्यूट करे। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी सोचने की कोशिश करिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7, 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 12, जैसे ये आ गया। अब देखो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, जैसे इसकी जनरल टर्म होगी 4CR एक्स स्क्वायर की पावर आर। तो मतलब ये तो भाई केवल इवन पावर ही कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, एक्स की। इसके पास जाएंगे तो ये बोलेगा 7CR, और ये एक्स क्यूब की पावर आर, तो ये आर, ये पावर में 3 के मल्टीपल कंट्रीब्यूट करेगा। और ये 12CR, मतलब सबको आर नहीं बोल सकते ना, इसको R1 बोल दो, इसको R2, ऐसे करके, और इसको R3 बोल दो। तो ये आ जाएगा आपके पास x4 की पावर R3, है ना। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि R1 R2 R3 कैसे रखे हैं कि ओवरऑल 11 बन जाए ना। 11 बनाने की हमें कोशिश करनी है, वो सारा हमारा काम किस पे होना चाहिए, 11 पे होना चाहिए। तो जैसे ये हमने मान लो 0 ले लिया, इससे कुछ नहीं लेते। और इधर से अगर हम 11 बनाना चाहें, तो अगर आप 3 ले लोगे यहाँ से ना, सारे का सारे ही अगर आप यहाँ से ले लो, तो फिर तो 12 बन जाएगा। 12 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 11 चाहिए। तो 2 इससे ले लेते हैं फिर, और 2 इससे लिया तो 8 बना, तो 1 इससे ले लेते हैं, क्या बोलते हो। तो यहाँ से आपके पास 0 1 और 2 से बेसिकली 0 क्या होगा, x की पावर 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मतलब एक्स क्यूब को, और 2 मतलब x की पावर 8 को। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ना, दैट आई थिंक विल बी 11। और देखें और 11 कैसे बन सकता है। ये अगर 8 ही करे अभी भी कंट्रीब्यूट, मतलब 2 का ही लें इससे कंट्रीब्यूशन, और इसको हम बोलें कि तो अगर ये डबल करते हैं, तो डबल करने पे क्या है 6 हो जाएगा, और 8 और 6 14 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, इससे कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं लेते,
और हम यहाँ से कोशिश करें अगर, तो ये इवन पावर ही दे सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको हिट एंड ट्रायल सोचना, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, हम x की पावर में लिखते हैं ताकि आपको दिखता रहे। तो x की पावर 0, x की पावर 3 और x की पावर 8। तो और तो 8 नहीं बना सकते, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। x की पावर 4 बना के देखते हैं, तो 4 यहाँ से ले लिया, और ये हमें कंट्रीब्यूट कर सकता है ऑड में, तो इससे एक्स क्यूब ले लेते हैं। तो 4 3 7 और 11 के लिए 4 ये कंट्रीब्यूट कर देगा ना, ये तो कर ही सकता है। एक्स की पावर 4 इसके पास है, तो एक्स की पावर 4 3 एक्स की पावर 4, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। एक्स की पावर 0 इससे लेते हैं, और ऑड तो यही बंदा दे पाएगा। इससे एक्स क्यूब ले लेते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या ये एक्स की पावर 8 दे पाएगा। हाँ ये दे देगा एक्स की पावर 8, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 डाल दो यहाँ पे, R1 की वैल्यू 4 डाल सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये एक्स की पावर 0, इसको बोलते हैं तो एक्स की पावर, इससे ऑड लेना पड़ेगा क्योंकि सम ऑड बनाना है ना। तो 9 कर लेते हैं इससे ना, 6 लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, 9 ले लेते हैं। 9 और 2 इससे ले लेंगे एक्स की पावर 2, तो ये भी बन जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो मेरे हिसाब से तो यही 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनके कॉफिशिएंट निकालने। तो 0 मतलब पावर 0 कब आएगी, 4c 0 से। पावर 3 कब आएगी, 7c 1 से। और पावर 8 कब आएगी, 12c 2 से आ जाएगी। प्लस उसके बाद पावर 4 कब आएगी, वो आएगी 4c 2 से। और ये कब आएगी, 3 पावर 7c 1 से आ जाएगी। और 4 पावर कब आएगी, वो 12c 1 से आ जाएगी। प्लस 8 पावर कब आएगी, 4c 4 से आएगी। 3 पावर कब आएगी, वो फिर से 7c 1 से आएगी। और 0 पावर कब आएगी, वो 12c 0 से आएगी। और एक लास्ट बचा है हमारा, 2 पावर कब बनेगी, 4c 1 से बनेगी। 9 पावर बनेगी 7c 3 से। और 0 पावर बनेगी 12c 0 से। अब इसको सिंप्लीफाई करना देखना हमें, 4c 0 तो 1 होता है, 7c 1 7 होता है, इंटू 12c 2 दैट इज़ 12 इंटू 11/2। प्लस 4c 2 इज़ 4 इंटू 3/2 दैट इज़ 6 इंटू 7 इंटू 12। प्लस 4c 4 इज़ 1 इंटू 7 इंटू 1। प्लस 4c 1 इज़ 4, 7c 3 इज़ 7 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस इंटू 12c 0, 12c 0 इज़ 1। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 7 6 हो गया, 42 42 इंटू 11 इज़ 462 प्लस 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 12, 2 2 ज़ा 4 4 8 4 2 4 0 5, तो 5 0 4 एक आ गया, प्लस 7 एक आ गया, प्लस ये 6 कट गया, तो 35 इंटू 4, है ना। 35 इंटू 4, 35 इंटू 4, तो 140 बनना चाहिए, 140 ही बन गया। तो ये हमारे पास आ गया 462 प्लस 504 प्लस 147 बोल देते। 7 4 11, 2 13, 6 4 10 और 1 11, 5 4 9, 1 10 और 1 11, तो 1113 1113 दैट विल बी आर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। इसकी एक्सपेंशन में किसका कोफिशिएंट, x की पावर 11 का कोफिशिएंट इतना बन जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज ओके एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यह आया था 2013 में, कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms of 1 plus x की पावर n plus 5 are in the ratio 5:10:14, then n is equal to what? Coefficient of 3 consecutive terms of 1 plus x की पावर n plus 5 are in the ratio of 5:10:14। कोई भी 3 consecutive term कहते हैं आपको गिवन है, तो उसके जो कोफिशिएंट्स है ना, उनकी रेशियो आपको गिवन है। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो आसान से सवाल लग रहा है, NCERT पे भी ऐसा सवाल आपको मिलेगा। n + 5 CR-1 रेशो n + 5 CR रेशो n + 5 CR+1, ये आपको दे रखी है बेसिकली 5:10:14। अब आप कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का डिवीजन ले लीजिए, वहाँ से आपको चीज़ें
साफ साफ दिखाई देनी शुरू हो जानी चाहिए। तो ये रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन है कितनी, 10/5 है, और हमें पता है छोटे वालों का डिफरेंस n+5 - r+1 ओवर बड़े वाला एज इट इज़ है ना। तो ये हमारा पहला बन जाएगा, दिस विल बी n - r+6/r। तो ये बाय r, सॉरी, ऐसे करके तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ये तो 2 आ गया, तो आपके पास बन गया 2r = n - r+6, सो 3r = n+6। ये पहला इक्वेशन बना n और r में। दूसरे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, n+5cr+1/n+5cr, छोटे वालों का डिफरेंस n+5 - r, बड़े वाला एज इट इज़ r+1, रेशियो इज़ 14/10। तो 2 5 are 10, 2 7 are 14, क्रॉस मल्टीप्लाई, you will have 5n plus 25 minus 5r is equal to 7r plus 7. So you have 5n और plus 18 is equal to 12r है ना। 5n plus 18 is equal to 12r and 3r की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो 4 into 3r that is n+6। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बना हमारे पास 4n और 5n, तो n और 24 और 18, तो ये हमारे पास बन गया 6। तो n आ गया 6, n 6 आया, तो 3r = 12 एंड r = 4। तो n आ गया है और r आ गया। r तो हमें चाहिए नहीं था, हमें n ही चाहिए था, तो n हमारा 6 आ गया, बस दैट्स आवर आंसर है ना। ज़्यादा तो और निकालने की ज़रूरत ही नहीं। तो n = 6 विल बी आवर आंसर टू द गिवन प्रॉब्लम। तो ये वो सारे सवाल थे जो 2022 से लेके 2012 तक के मेरे को दिखाई दिए पूरे जेईई एडवांस के पेपर में। मैंने 2 से 3 बार हर पेपर को एनालाइज किया है और उसमें यही वाले मेरे को तो भाई क्वेश्चन मिले। कोई एक आज छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, बट आई थिंक आई हैव नॉट लेफ्ट एनी क्वेश्चन दैट वाज ऑन बायनोमियल थ्योरम प्योरली, एंड जिसको हम बायनोमियल थ्योरम में कवर कर सकते हैं। तो यही वाले क्वेश्चन आए हैं पिछले 11 ईयर्स में, लेटेस्ट ईयर में नहीं आए हैं। मतलब 2021 में और 2022 में मेरे को बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन कोई दिखा नहीं है ना। हो सकता मेरे से मिस होगा, बट उसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है क्योंकि मैंने डबल ट्रिपल चेक किया जिससे पहले बताया। तो 2021-2022 में नहीं आया। 2023 में मेरे हिसाब से काफ़ी हाई प्रॉबिलिटी रहेगी बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन के आने की। तो आप एक बार इसको जरूर अच्छे से करके जाइएगा, एडवांस में आने की प्रॉबिलिटी डेफिनेटली हाई है। और 2023 के मेंस में तो डेफिनेटली आपको बायनोमियल थ्योरम जो है वो दिखेगा ही दिखेगा ना, उसकी तो कोई दो राय है नहीं। तो इट विल डेफिनेटली बी देयर, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ ओके एंड यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। फील फ्री टू कमेंट बिलो, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करिए। और जो बच्चे हमारे साथ प्लस पे पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे RBCs जो है कर सकते हैं। ऐसे और कई सारे सेशंस आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।